बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एरिया अंडर द कर्व को डिस्कस किया था और उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन थे उनको पढ़ा था। हमने सीखा था कि अगर हमें सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया गया हो डेफिनेट इंटीग्रल में तो उसे हमने कैसे सॉल्व करना है, और हमने ये भी सीखा था कि अगर हमें क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व का दिया गया हो तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। उन दोनों में डिफरेंस भी मैंने आपको समझाया था, उसको सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे कि हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस। पेज नंबर है 168। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच एज y dy ओवर डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। किसका डेरिवेटिव? ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज़ हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन क्या है जी? एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव, जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव हो। दो डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव, हायर पावर, थर्ड डेरिवेटिव, इस तरह सो ऑन, ये सारे हो सकते हैं। जैसा कि आपको दो एग्जांपल दी गई हैं। फर्स्ट एग्जांपल में है जी y dy ओवर डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। ये इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। सेकंड वाले में सेकंड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। x डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0 is called a differential equation. Derivatives may be of first or higher order. A differential equation containing only derivative of first order can be written in terms of differential equation. So we can write equation as y dy plus 2x dx is equals to 0, but the equation 2 cannot be written in term of differentials. वो कह रहा है जिस equation में सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसे हम डिफरेंशियल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। डिफरेंशियल्स को हम एक्सरसाइज 3.1 में हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल्स क्या होते हैं। उस वक्त मैंने आपको बताया था, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी थे, उनको हमने सॉल्व किया था। जब हम y का डेरिवेटिव लेते हैं साथ dy लिख देते हैं, जब हम x का डेरिवेटिव लेते हैं साथ dx लिख देते हैं, वो डिफरेंशियल हो जाता है। आगे हमने कई बहुत सारी जगहों पर हमने उसको यूज़ भी किया था। हम सब्स्टिट्यूशन में हमने 3.3 में सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी, उसका डेरिवेटिव लेते थे, उसमें भी हमने डिफरेंशियल्स को यूज़ किया था। यही बात वो यहाँ पे कर रहा है कि जो ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसको हम डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसने आपको लिख के भी दिखाया हुआ है। नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ, रैंडमली मैं लिखूंगा, कोई स्पेसिफिक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। x डी क्यूब y ओवर डी एक्स क्यूब प्लस y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब इसमें थर्ड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और फर्स्ट डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर आपसे पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन रहती है, हमेशा इसको अच्छे से समझना है। आपका एमसीक्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ऑर्डर क्या है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? थर्ड डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। क्लियर? यही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। अब दो इक्वेशन आपको बुक पे भी एग्जांपल में दी गई हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो हमारे पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो उसका ऑर्डर क्या है? 1। इसी तरह से सेकेंड वाली इक्वेशन में हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो कौन सा डेरिवेटिव है? सेकेंड डेरिवेटिव है, तो हम उसका ऑर्डर क्या कहेंगे? उसको हम 2 कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पे ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसमें हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या है?
वो 3 है। दूसरी बात आती है जो बुक पे यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है डिग्री। इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को हम डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को हम डिग्री कहते हैं। इस सारे की जो पावर है, ये इसको कभी भी आपने पावर नहीं कहना। अगर आप समझ रहे हो कि डी क्यूब वाई लिखा हुआ है तो ये इसकी पावर है, ये बिल्कुल गलत है। डी क्यूब वाई का मतलब क्या है कि ये थर्ड डेरिवेटिव कहा गया है इसको, ये पावर नहीं है। इसकी पावर क्या है? 1 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 1। इक्वेशन में, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं इस बात को, इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा, और उसकी पावर जो है वो डिग्री कहलाएगी। आपके सामने मैं एक और इक्वेशन लिखता हूं, डी पावर 4y डिवाइडेड बाय डी एक्स पावर 4 का स्क्वायर प्लस डी क्यूब y डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2xy dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर होल पावर 9। मैंने रैंडमली एक इक्वेशन लिखी है। अब यहाँ पे देखें, इसमें फोर्थ डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, थर्ड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है और सेकंड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। आपसे पूछा जाए कि बताएं इसका ऑर्डर क्या है, इस इक्वेशन का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट इक्वेशन। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है? फोर्थ डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जी, इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 9 है तो इसकी डिग्री 9 होगी। गलत है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो इसकी डिग्री कहलाएगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो इसकी डिग्री कहलाएगी। अब फर्ज करें यही क्वेश्चन जो है यहाँ पे पावर दी गई होती 3/2, लेट्स सपोज यहाँ पे पावर दी गई होती 3/2। अब आप क्या करेंगे? ये अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन चुका है। इस तरह के क्वेश्चन एंटी टेस्ट में आते हैं। एफएससी में अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, एफएससी में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप पहले दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो। स्क्वायर लेने से इसकी पावर 4 हो जाएगी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में, ये एंटी टेस्ट का क्वेश्चन है, आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसी इक्वेशन दी गई हो जिसमें फ्रैक्शन में डिग्री आ रही हो तो आप उसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए पहले क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे। दोनों साइड पे स्क्वायर होगा तो इसकी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी और जो डिग्री आपको 2 नज़र आ रही है अब वो स्क्वायर लेने की वजह से क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बात समझ आ गई? लेकिन ये क्वेश्चन आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको नहीं लिख के दे रहा। अभी सिर्फ आपका कंसर्न जो है वो यहीं तक है। आपको ऑर्डर भी समझ में आ गया, आपको डिग्री भी समझ में आ गई, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी आपने समझ ली। अब हम मूव करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे करेंगे? अगर हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसे हम कहते हैं सेपरेबल मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। इस मेथड का नाम होता है सेपरेबल मेथड, हम इसको कहते हैं। ये जो सॉल्यूशन दिया गया है इससे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपके बुक में सेपरेबल मेथड को डिस्कस नहीं किया गया, कहीं पे जिक्र नहीं है इसका सेपरेबल मेथड का हेडिंग के साथ, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो हर जगह पे आपको सेपरेबल मेथड से सॉल्व हुआ नज़र आएगा। पेज नंबर 172 पे इनिशियल कंडीशंस हैं, लेकिन इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल्स दी गई हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे उसने जिक्र किया हुआ है पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन का, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। जैसे y dy ओवर डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0 एग्जाम्पल दी गई है, मैं इसी को सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ। y dy ओवर डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन दी गई है। सेपरेबल मेथड क्या है?
इसको हम सॉल्व करते हैं सेपरेबल मेथड से। सेपरेबल मेथड है क्या? वो कहता है कि y वालों को अलग कर लो और x वालों को अलग कर लें। कैसे? जैसे ये मैं कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू -2x dx भी अब इसके साथ जाएगा, y dy इज इक्वल्स टू -2x dx। जैसा कि उसने हमें सॉल्व करके दिखाया है, उसने कहा है कि हम इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैं इधर ले आऊँगा तो प्लस हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं सेपरेबल करके। हमने सेपरेट कर लिया, y वाले को सेपरेट कर लिया, x वाले को सेपरेट कर लिया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन y dy इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 2x, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, x dx। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं कि अगर हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो, मतलब किसी भी इक्वेशन का डेरिवेटिव हमें गिवन दिया गया हो और वहाँ से हमने इक्वेशन बनानी हो, तो हम कैसे बनाएंगे? ये बनेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू -2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और x वाली साइड पे आपने c लगाना है। c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -x स्क्वायर प्लस c, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी इक्वेशन की यहाँ पे y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा, इसकी हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू -2x स्क्वायर, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इसको हम c1 कह देते हैं प्लस 2c1। ये अब कई जगह पे आप इसको देखेंगे कि हम इसको अलग नाम दे रहे हैं। c1 क्यों नाम दे रहे हैं? क्योंकि 2 भी एक कांस्टेंट है, c1 भी एक कांस्टेंट, और हम कहेंगे c इज इक्वल्स टू 2c1, उसको हम c का नाम दे देते हैं। कांस्टेंट जिस तरह के मर्जी हो हम उसे c के इक्वल रख देंगे प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लें, ये बनेगा 2y इक्वल्स टू -4x, c कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो dy के साथ क्या आएगा? dy ओवर dx, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम टू सेम यही वाली इक्वेशन बन जाएगी, यही वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या सीखने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में? अगर हमें कोई भी डेरिवेटिव गिवन है, उसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन फाइंड करना आज हम सीख रहे हैं। और ये क्या कहलाएगा? जिसमें c आ रहा है, ये जो सॉल्यूशन आया है हमारे पास, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। इसको हम जनरल सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट इक्वेशन यहाँ पे नहीं पता लग रही। इसको हमने जनरल सॉल्यूशन क्यों कहा है? क्योंकि इसकी एग्जैक्ट हमें नहीं पता। अब c अगर 1 हो तो एक इक्वेशन बनती है, c अगर 2 हो तो एक नई इक्वेशन बन जाती है, c अगर 3 हो तो एक और इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह से जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? c की वजह से, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। c आप कुछ भी रख सकते हैं, इस तरह की हर इक्वेशन का डेरिवेटिव ये आएगा। और ये चीज़ मैं पहले भी आपको डिस्कस करवा चुका हूँ, जब हमने इंटीग्रेशन शुरू की थी तब मैंने डिफरेंट 3 एग्जांपल ली थी, उनका जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो वो सेम आ रहा था। उस डेरिवेटिव से हमने जब इक्वेशन बनाई थी तो हमारे पास अगेन जो इक्वेशन बनी थी उसमें c हमने लगाया था, जिसको हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा था। अभी तक आपने सीखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें गिवन दी गई हो, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? सेपरेबल मेथड के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं, और जो उसका आंसर आता है उसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। उसके लिए आपको इनिशियल कंडीशंस दी गई होंगी, वो कहेगा एट x इज इक्वल्स टू 0, या इस तरह से आपको दिया गया होगा y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, या फिर आपको इस तरह से दिया होगा एट x इज इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू 1 आ रही है। हम इनिशियल कंडीशंस को यहाँ पे पुट कर देंगे, जो हमारा आंसर आया है y की वैल्यू क्या है? 1, यहाँ पे आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स की वैल्यू हमें x0 दिया गया, दोनों एक ही बातें लिखी हुई हैं।
प्लस सी, तो यहाँ से हमारे पास सी का आंसर आएगा, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू अब हमें पता लग गई। यहाँ पे हमें सी की वैल्यू पता नहीं है, यहाँ पे अब हमें, अगर हमें इनिशियल कंडीशंस दी गई हों तो हमें सी की वैल्यू पता लग गई, वो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारे पास कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक सॉल्यूशन है, इसे हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे ये भी सीखा कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं। अब हम आते हैं अपने, मूव करते हैं पेज नंबर 162 पे। आपको एक पैराग्राफ मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस 4 फॉर a इज इक्वल्स टू -1, 1। नज़र आ गया होगा सबको। ऑल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज आर कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करने के बाद, y और x की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वेरी गुड, उसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। while the solution itself is called the general solution, while the solution itself is called the general solution। इसमें c की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एक नया सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर सिर्फ जनरल सॉल्यूशन हमें दिया गया है, इनिशियल वैल्यू कंडीशंस हमें नहीं दी गई, जो कि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं दी गई हुई, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें इनिशियल वैल्यू कंडीशंस दी गई हैं, हम उनके क्या फाइंड कर रहे होंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे होंगे। अब आपको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस समझ आ गया है। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर है जी 172 पे, आपको इनिशियल कंडीशंस डिस्कस की गई हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस अकर इन न्यूमरस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग टू फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस एक्सेट्रा वगैरह, उसने उसके यूजेस बताए हुए हैं। The arbitrary constants involving the solution of different equations can be determined by the given conditions. Such conditions are called initial value conditions. C की वैल्यू वो कह रहा है कि हम फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें कुछ इनिशियल कंडीशंस दी गई हों तो हम उनकी मदद से C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उन इनिशियल वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, इनिशियल वैल्यू कंडीशंस कहते हैं। Clear students? The general solution of different equation in variable separable form contains only one variable. Here we shall consider those differential equation which have only one initial value condition. हम यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे, आगे उसने एग्जाम्पल भी दी गई है, उसमें उसने कहा है कि हम ऐसी कंडीशन लेंगे जिसमें सिर्फ वन इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई हो, बाकी जो इससे हायर हैं वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। क्लियर है बेटा, ये बातें आपको समझ आ गई। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसमें जो वैल्यूज़ पुट होती हैं उन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, और वैल्यूज़ पुट होने के बाद जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे सेपरेबल फॉर्म की मदद से, और उनके जो आंसर्स हैं उनको हम देखेंगे कि हम उनको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.8 स्टार्ट कर रहे हैं हम। चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन। हमने चेक ये करना है कि जो सामने इक्वेशन दी गई है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। कुछ ऑथर्स दोनों को चेक कर लेते हैं, जो इक्वेशन दी गई है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, आपका अगर आंसर आ जाता है जो पहले वाली इक्वेशन है तो वो आ जाता है, लेकिन हम क्योंकि इंटीग्रेशन में है तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन की मदद से ही इसको सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, x dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस y, और हमने प्रूव क्या करना है, जो इसके सामने इक्वेशन दी गई है वो हमने प्रूव करनी है। सेपरेबल मेथड हम इसमें यूज करेंगे। सॉल्यूशन x dy ओवर
डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई डी एक्स उधर चला जाएगा, एक्स डी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई इंटू डी एक्स एंड 1 ओवर वाई 1 ओवर 1 प्लस वाई हम इधर ले आते हैं, इसके साथ आ जाएगा डी वाई एंड एक्स उधर चला जाएगा 1 ओवर एक्स, इसके साथ क्या आ जाएगा डी एक्स। सेपरेबल का मतलब क्या है, y वाले को सेपरेट करना है और x वाले को सेपरेट करना है, तो x इधर आके डिवाइड हो गया, 1 प्लस वाई उधर जाके डिवाइड हो गया। अब दोनों साइड पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं, 1 ओवर 1 प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई होल पावर -1 इंटू डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x पावर -1 इंटू डी एक्स। पावर के नीचे जो है 1 प्लस वाई उसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 ही होगा, साथ गिवन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर आएगा लॉग नेचुरल 1 प्लस वाई इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा लॉग नेचुरल x प्लस सी। सी किस साइड पे लगेगा, जिस साइड पे x वाले का आंसर आ रहा है उधर हमारा c लगेगा। अब लॉग की फॉर्म में आंसर नहीं लिखना आपने, इसमें बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी, उनमें हमने लॉग की फॉर्म में आंसर नहीं लिखना। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक एक्सपोनेंशियल, टेक एक्सपोनेंशियल, हम एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो क्या बनेगा e पावर लॉग नेचुरल 1 प्लस वाई इक्वल टू e पावर लॉग नेचुरल x प्लस सी। क्लियर। हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल और लॉग आपस में एंटी होते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू ई पावर लॉग नेचुरल x, डायरेक्टली नहीं मैं कैंसिल कर सकता, इंटू ई पावर c। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, इस चीज़ को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ई पावर c एक कांस्टेंट है, ई भी हमारे पास ऑयलर कांस्टेंट है, इसकी जब पावर होगी कांस्टेंट तो आंसर भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो हम लिख लेते हैं ई पावर c इक्वल्स टू सम c, किसी c के इक्वल है 1 प्लस वाई किसी और कांस्टेंट, जो भी इसका आंसर आ रहा होगा, यहाँ पे लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x इंटू सी आंसर आएगा और y इज इक्वल्स टू एक्स सी -1। तो अगर हम देखें तो यही हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो कि आपको दी गई है, साथ उसने लिखा हुआ है कि यही हमने प्रूव करनी थी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने इसको सॉल्व कैसे किया है, हमने इसको सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व किया है, इक्वेशन ली है। आप ये जो इक्वेशन प्रूव करने वाली है इसको लेके इसका डेरिवेटिव लें, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेटिव लेके बता दें। लेकिन क्योंकि ये इंटीग्रेशन का चैप्टर है इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व किया है। हमारे पास जो इक्वेशन थी उसको हमने सेपरेट किया है, y वाले को सेपरेट, x वाले को सेपरेट, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म था। इसका हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ले ली। आंसर लॉग में नहीं आना चाहिए इसलिए हमने क्या लिया, एक्सपोनेंशियल ले लिया और उसको हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ से ये नई चीज़ है आपके लिए जो मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाई हुई। तो यहाँ पे इसको हमने सेपरेट किया, e पावर c, ये भी एक कांस्टेंट है, इसका आंसर जब आएगा e पावर 1, जैसे e पावर 2, e पावर 3, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, कांस्टेंट ही आंसर आएगा। तो उस कांस्टेंट को मैंने c का नाम दे लिया, जो आंसर आएगा उसे मैंने c का नाम दे लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे cx लिखा, 1 इधर आके माइनस हो गया, जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो मिल गई। क्लियर। नेक्स्ट देखें, इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट सारे के सारे सेम हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं इनको। इनमें से कुछ मैं कर देता हूँ, कुछ आपके लिए होमवर्क होंगे, आपने खुद से सॉल्व करने होंगे। इसका मैं थर्ड पार्ट कर देता हूँ आपको सॉल्व, y dy ओवर dx माइनस, थर्ड पार्ट है जी y dy ओवर dx माइनस e पावर 2x इक्वल्स टू 1। इसे भी हम सेपरेबल फॉर्म की मदद से सॉल्व करेंगे, सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन y dy ओवर dx माइनस e पावर 2x इक्वल्स टू 1। पहले हम इसको इधर लेके आएंगे, y dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 प्लस e पावर 2x, इधर आके ये क्या हो गया प्लस, अब dx इधर आके मल्टीप्लाई होगा, y dy इक्वल्स टू 1 प्लस e पावर 2x, दोनों के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा dx। इंटीग्रेशन ले लेते हैं, y क्योंकि सेपरेट हो चुके हैं, y वाले अलग हो गए हैं, x वाले अलग हो गए हैं, dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस e पावर 2x
इंटू डी एक्स, इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x इंटू डी एक्स। इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये बन जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 की इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 e पावर 2x की इंटीग्रेशन e पावर 2x ही रहेगी, प्लस क्या आएगा c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 e पावर 2x प्लस 2c आ जाएगा। और यहाँ पे साथ मेंशन करेंगे 2c भी एक कांस्टेंट है, हम इसको c1 कह देते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर आया है इसको c1 कर दें, इसको भी आप c1 कर दें, इसको c1 कर दें, इसको c1 कर दें और दूसरे वाले को c का नाम दे दें। ये ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2c1 इक्वल्स टू c कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस ई पावर 2x प्लस सी। बुक पे देखें सामने इक्वेशन दी गई है, e पावर 2x प्लस 2x प्लस सी, यही हमें प्रूव करनी थी और हम इसको प्रूव कर चुके हैं। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी इसका 5th पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। dy ओवर dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस एक्स, और हमने प्रूव करना है y इज इक्वल्स टू 10 इंटू ई पावर एक्स प्लस सी। ये इसकी इक्वेशन है। सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सेपरेबल फॉर्म हम करेंगे। dy ओवर dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस एक्स, तो ये बनेगा dy इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई पावर एक्स, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और साथ हम क्या लिखेंगे, dx लिख देंगे। ये इधर आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, साथ आ जाएगा dy, इधर आएगा ई पावर एक्स dx। ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेपरेबल फॉर्म में, x वाले अलग y वाले अलग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स। 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव होगा, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही रहेगी, प्लस सी हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। सो वाई इज इक्वल्स टू 10 इंटू ई पावर एक्स प्लस सी, और यही हमें इक्वेशन देखे सामने उसने कहा है कि हमें ये प्रूव करना है। जो सामने इक्वेशन दी गई है वो उसका आंसर है, तो देखें ये वही वाली इक्वेशन आ रही है। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, इसमें जो 19, 20, 21, 22, 23 हैं, इनमें इनिशियल वैल्यू कंडीशंस दी गई हैं, बाकियों में नहीं दी गई। 18 तक हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशंस नहीं है। सेपरेबल फॉर्म से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसने सिंपली ये कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, 3 इजी है, 4 मैं कर देता हूँ, dy ओवर dx। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपके लिए होमवर्क है। dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y। सेपरेबल फॉर्म से हम इसको सॉल्व करेंगे। dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ओवर y। dy इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ओवर y इंटू dx। y इधर आ जाएगा, ये बनेगा y dy इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इंटू dx। इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स dx, डेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 की इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c1 कर देते हैं, 2 ने इधर आके मल्टीप्लाई होना है। ये बनेगा
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है तो यह आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2c1। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c, और यहाँ पे साथ हम मेंशन कर देंगे 2c1 भी एक कांस्टेंट है, उसको हमने c के इक्वल रख दिया है। इसमें बुक में हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, उन दोनों में से x कॉमन लिया हुआ है बुक पे, बुक ने इसका आंसर किया हुआ है जी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स कॉमन है 2 माइनस एक्स प्लस सी, और अकॉर्डिंग टू बुक यही हमारा आंसर है। क्लियर, बहुत इजी हैं सेपरेबल फॉर्म के क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, होमवर्क आप खुद से कीजिएगा, बिल्कुल इजी है। एक बनेगा 1/y dy और दूसरा बनेगा 1/x स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूँ, साइन y कोसिकेंट x। क्वेश्चन नंबर 6, साइन y कोसिकेंट x dy over dx is equals to 1, dy over dx equals to 1। सॉल्यूशन, साइन y कोसिकेंट x dy over dx equals to 1, साइन y is equals to 1 over कोसिकेंट x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x वाला आ गया और dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके साथ क्या आएगा, ये dy रह जाएगा इक्वल्स टू dy, y वाले के साथ रह गया, कोसिकेंट 1 के नीचे डिवाइड हो गया और dx इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। इंटीग्रेशन साइन y dy इक्वल्स टू कोसिकेंट 1 ओवर कोसिकेंट किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास साइन के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। क्लियर, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस y होती है, माइनस कॉस y इक्वल्स टू साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस c। क्लियर, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, माइनस कॉस y इक्वल्स टू माइनस इंटू कॉस x माइनस c1, क्योंकि ये प्लस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस y इक्वल्स टू कॉस x प्लस, या एक स्टेप में और कर देता हूँ, माइनस c1, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस y इक्वल्स टू कॉस x प्लस c, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि माइनस c1 इक्वल है c के, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनको हम अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं जिसको हम कहें कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। 3.8 cos y इक्वल्स टू cos x प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यही है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7, x dy प्लस y इंटू x माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन, x dy प्लस y इंटू x माइनस 1 dx इक्वल्स टू 0, that is equals to x dy equals to minus y into x minus 1 into dx। ये इधर आके क्या हो गया, इक्वेशन के साइड पे आया तो माइनस नेगेटिव हो गया। अब ये y इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इधर डिवाइड कर सकता हूँ 1/y, dy इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़ रहेगा x माइनस 1 ओवर x इंटू dx। क्लियर, ये x इधर आ गया, y उधर आके डिवाइड हो गया, इंटीग्रेशन ले लेंगे 1/y dy इक्वल्स टू माइनस x ओवर x माइनस, बाहर माइनस है ये प्लस हो जाएगा 1/x dx।
इंटू इस पे भी इंटीग्रेशन, ये माइनस एक्स ओवर एक्स, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 ओवर एक्स हो गया। ये आ गया जी इंटीग्रेशन ऑफ वाई पावर -1 इंटू डी वाई इक्वल्स टू, यहाँ से आंसर आएगा -1, अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -1 एंड dx, इस पर भी अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। y पावर -1 होगा लॉग नेचुरल y पावर -1 है तो लॉग नेचुरल y इक्वल्स टू माइनस कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, प्लस लॉग नेचुरल x पावर -1 का आंसर लॉग नेचुरल x आएगा, प्लस c1 कर देंगे हम। अब इसका क्या करेंगे जी, एक्सपोनेंशियल लेंगे, क्योंकि लॉग में आंसर हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक एक्सपोनेंशियल, टेक एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये आएगा e पावर लॉग नेचुरल y इक्वल्स टू e पावर -x प्लस लॉग नेचुरल x प्लस c1। अब क्या है जी, ये प्रॉपर्टी है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ये दोनों लॉग और e आपस में कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल्स टू e पावर -x मल्टीप्लाई बाय e पावर लॉग नेचुरल x मल्टीप्लाई बाय e पावर c1। बेस सेम थी, पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड हुई पावर को हम अलग अलग लिख सकते हैं, एंड e पावर c1 एक कांस्टेंट होगा, इसको हम c कहेंगे, y इज इक्वल्स टू e पावर -x, ये एज इट इज़ रहेगा, e और log कैंसिल हो जाएंगे, x बचेगा इंटू c, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू x c x e पावर -x या e पावर x डिवीजन में लिख देंगे। और अकॉर्डिंग टू बुक इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक इसने आंसर किया हुआ है। यह है जी क्वेश्चन नंबर 7, उसने माइनस इसको डिवीजन में नहीं लेके गया, इसको उसने ऐसे ही लिखा हुआ है सी एक्स ई पावर -1, और अकॉर्डिंग टू बुक यही हमारा आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 तक होमवर्क हैं, आगे भी वही हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आपके लिए आज का होमवर्क जो है एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 7 तक जो पार्ट रह गए हैं वो आप सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ इसकी एग्जाम्पल को भी आप सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।